मैंने आपसे कुछ समय पहले YouTube पर ये बात पूछी थी कि क्या आप लोग प्लैनेट्स की सीरीज में यूरेनस, नेपट्यून और प्लूटो के बारे में भी जानना चाहते हैं। और आप लोगों ने उस पोल पर कहा था कि हाँ, जानना चाहते हैं। वैसे तो वैदिक या भारतीय ज्योतिष में केवल 9 ग्रहों को ही माना जाता है, लेकिन अब क्योंकि हम वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी भी सीखने लगे हैं, मॉडर्न जो एस्ट्रोलॉजी है वो सीखने लगे हैं, तो मॉडर्न प्लैनेट्स की बात भी बनती है। तो आखिर ये 3 मॉडर्न प्लैनेट्स यूरेनस, नेपट्यून और प्लूटो होते क्या हैं? इनकी जो बेसिक जानकारी है वो क्या है? क्या आपको इन्हें देखना चाहिए? क्या इनके बगैर भी आप कुंडली में अच्छे से प्रेडिक्शन कर सकते हैं? ये सारी बातें जान लेते हैं आज के वीडियो में। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव एस्ट्रोलॉजी की, इंस्पायरिंग एस्ट्रोलॉजी की और साथ ही साथ होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की भी। यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आपकी मदद कर सकता है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूरेनस, नेपट्यून और प्लूटो की। वैसे तो सभी ग्रहों की तरह इन तीनों ग्रहों पर भी खास ध्यान देने की जरूरत होती है, लेकिन क्योंकि भारतीय ज्योतिष में इन ग्रहों को अभी इतना नहीं माना जाता और हो सकता है कि आप लोग भी इन ग्रहों के बारे में थोड़े बहुत कंफ्यूजन्स रखते हो, इसीलिए मैं इनके डिस्क्रिप्शंस को मिनिमम रखूंगी ताकि आप इनके बारे में बेसिक समझ सकें। एक बार जब आप बेसिक समझना शुरू कर देंगे, उसके बाद धीरे धीरे करके इन तीनों ग्रहों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। मैंने अपनी पर्सनल रिसर्च में क्या पाया है और जो पिछले 101 हॉरोस्कोप्स देखकर मैं यूरेनस, नेपट्यून और प्लूटो की बात आपसे कर रही हूँ, उनमें मैंने क्या पाया है, ये सारी बातें हम अगले आने वाले वीडियोस में जानेंगे। लेकिन आज के वीडियो में सिर्फ ये कि यूरेनस, नेपट्यून, प्लूटो होते क्या हैं, वैदिक या भारतीय ज्योतिष में इनका क्या स्थान है और आप इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। देखिए, यूरेनस, नेपट्यून और प्लूटो ये जो भारतीय ज्योतिष है इसका हिस्सा नहीं होते हैं, क्योंकि भारतीय ज्योतिष में केवल 9 ग्रहों को माना जाता है। उनमें से 7 ग्रह ऐसे हैं जिन्हें कि हम नंगी आंखों से देख सकते हैं, जैसे कि सूर्य को आप देख सकते हैं, चंद्रमा को देख सकते हैं, वीनस को भी देख सकते हैं। और बाकी जो 2 ग्रह बचते हैं, राहु और केतु, वो दरअसल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं, इसलिए उन्हें छाया ग्रह कहा जाता है। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशंस आपको ये बताती हैं कि सूर्य और चंद्रमा के इक्लिप्सिस यानी कि ग्रहण एग्जैक्टली कहाँ पे होंगे और चंद्रमा की मूवमेंट के साथ साथ ही ये जो ग्रहण का पॉइंट है ये कैसे कैसे मूव हो रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि राहु और केतु एक साथ ही मूव करते हैं और एक ग्रह में या एक राशि में 1.5 साल तक रहते हैं। तो ये तो हो गया भारतीय ज्योतिष। लेकिन जो वेस्टर्न ज्योतिष है, जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है, वहां पर लोगों ने 3 मॉडर्न प्लैनेट्स को भी अब एस्ट्रोलॉजी में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। और हम ठहरे भारतीय, हम तो हर चीज को अपनाना ही जानते हैं, इसीलिए हम लोगों ने भी अब इन चीजों को पढ़ना शुरू कर दिया है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। देयर इज नो रीजन फॉर यू टू बी अ प्योरिस्ट। ओके, तो अगर आप यूरेनस, नेपट्यून और प्लूटो के बारे में जानना चाहते हैं तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। अगर आप इन तीनों का इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने चार्ट में प्रेडिक्शंस करने के लिए तो उसमें भी कुछ गलत नहीं है। हाँ, लेकिन वैदिक ज्योतिष की जो थ्योरीज हैं उनके अनुसार इन तीनों की जरूरत आपको पढ़ने नहीं वाली है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन विया द 9 प्लैनेट्स एंड जो भी हमारे 12 घर हैं उनके थ्रू। ओके, तो ये जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपको जरूर सीखना चाहिए, बिकॉज ये आपकी नॉलेज में कुछ एड ऑन ही करते हैं और आपका जो दुनिया देखने का नजरिया है या फिर जो एस्ट्रोलॉजी को देखने का नजरिया है उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, ये मॉडर्न प्लैनेट्स हैं, यानी कि इन्हें हाल ही में डिस्कवर किया गया है। और प्लूटो, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद 1930 या 1931 के आसपास डिस्कवर किया गया था, यानी कि 100 साल भी नहीं हुए हैं हमें प्लूटो के बारे में जानते हुए। तो ये तीनों जो ग्रह हैं उन्हें वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में ट्रांसीडेंटल प्लैनेट्स कहा जाता है और जो बाकी के 7-8 प्लैनेट्स हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है पर्सनल प्लैनेट्स। यानी अगर मार्स, वीनस, जुपिटर की बात हो तो वो कहेंगे पर्सनल प्लैनेट्स, और अगर ये 3 ग्रहों की बात हो तो उन्हें कहेंगे ट्रांसीडेंटल प्लैनेट्स। इसकी वजह क्या होती है? वजह बहुत सिंपल है। यूरेनस, नेपट्यून और प्लूटो को नंगी आंखों से आप नहीं देख सकते हैं।
आपको उसके लिए टेलीस्कोप्स की ज़रूरत पड़ेगी, एडवांस मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की ज़रूरत पड़ेगी, तब जाके आप जानेंगे कि हाँ भाई यूरेनस यहाँ है, नेपट्यून यहाँ है और प्लूटो यहाँ है। लेकिन जो बाकी के ग्रह हैं उन्हें आप आसमान में आराम से नंगी आंखों से या फिर किसी रूडिमेंट्री इक्विपमेंट का इस्तेमाल करके बहुत आसानी से देख सकते हैं। अगर आपके पास कोई बहुत नॉर्मल क्वालिटी का कैमरा भी है तो भी आप उसे चांद पर पॉइंट आउट करके चांद के कुछ क्रेटर्स और उसकी ब्यूटी को देख सकते हैं। लेकिन प्लूटो के साथ ऐसा नहीं है। प्लूटो के साथ यू विल नीड अ गुड क्वालिटी इक्विपमेंट। ओके, तो इसीलिए ना ट्रांसेंडेंटल कहते हैं। दूसरी वजह ये है कि जो बाकी के प्लैनेट्स हैं, चाहे मरकरी ले लो, वीनस ले लो, मार्स ले लो, ये काफ़ी तेज़ी से चलते हैं हमारे आसपास। ओके, लेकिन जो ये यूरेनस है, नेपट्यून है, प्लूटो है, ये एक ही घर में या एक ही साइन में बहुत लंबा समय बिता देते हैं। फॉर इंस्टेंस यूरेनस एक ही साइन में 7 साल तक रहता है। यानी आप और अगर आपके 2-4 छोटे भाई बहन हैं तो उन सबके जो कुंडली बनेगी, उस कुंडली में यूरेनस आपको एक ही साइन में देखने को मिलेगा। हाउस प्लेसमेंट अलग अलग हो सकती है लेकिन साइन प्लेसमेंट सेम रहेगी। आपके क्लासमेट्स के लिए, सीनियर्स के लिए, जूनियर्स के लिए, सबके लिए यूरेनस की साइन प्लेसमेंट सेम रहेगी। यहाँ तक कि अगर नेपट्यून की बात करते हैं तो आपके और अगर आपके बड़े भाई बहन हैं जो आपसे 10-12 साल 15 साल बड़े हैं, तो हो सकता है कि आपकी और उनकी नेपट्यून की जो प्लेसमेंट है वो लगभग आसपास ही रहे डिग्रीज के मामले में, राइट? क्योंकि 14 साल में एक बार नेपट्यून मूव करता है। तो अगर आपका कोई भाई बहन है, कोई कजिन है, जो रिलेटिव है जो आपसे 10-12 साल बड़े हैं, तो हो सकता है आपका और उनका नेपट्यून एक ही साइन में हो, राइट? और अगर आपके पेरेंट्स हैं और आप और आपके पेरेंट्स में ज़्यादा गैप नहीं है, 20, 22, 23 साल का गैप है, तो हो सकता है कि आप दोनों का प्लूटो भी एक ही साइन में हो। क्योंकि प्लूटो किसी भी एक साइन में 12 से लेकर 30 या 31 साल तक बिता देता है। क्योंकि प्लूटो का जो ऑर्बिट है हमारे सूर्य के आसपास वो गोल नहीं है, वो इलिप्टिकल है। यानी किसी साइन में तो वो बहुत कम समय बिताता है और किसी साइन में बहुत ज़्यादा समय बिताता है। जैसे टॉरस में लगभग 30 साल बिता देता है और शायद स्कॉर्पियो में ऑलमोस्ट 12 या 13 ईयर्स बिताता है। सो इस तरीके से चीज़ें चलती हैं। और अगर देखा जाए तो अब तो प्लूटो को ग्रहों की कैटेगरी में भी नहीं रखते, क्योंकि हमारा जो सौर मंडल है उसमें जितने भी ग्रहों को हम जानते हैं, जैसे यूरेनस और नेपट्यून को इंक्लूड करके, उसके अलावा प्लूटो जैसे न जाने कितने पिंड हैं जो हमारे सूर्य का चक्कर काट रहे हैं, राइट? इसीलिए प्लूटो को ग्रहों के दर्जे से बाहर निकाल दिया गया। लेकिन एस्ट्रोलॉजी में या वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में अगर कहा जाए तो प्लूटो को ग्रह ही माना जाता है और ग्रह की तरह ही उसे देखा जाता है, इंटरेस्टिंग ग्रह की तरह देखा जाता है। तो जितने भी सारे प्लैनेट्स हैं आप उनको उसके रिप्रेजेंटेटिव की तरह देख सकते हैं, ठीक? तो ये तो हो गई बेसिक्स इन प्लैनेट्स के बारे में कि ये क्या प्लैनेट्स है, कैसे हैं। इंपॉर्टेंट बात इनके बारे में जानने योग्य ये है कि क्योंकि हम इन जनरल भारतीय ज्योतिष को फॉलो करते हैं, तो कोई भी जो ग्रह होता है, चाहे वो राहु केतु ही क्यों ना हो, उनकी महादशाएं, अंतरदशाएं, प्रत्यंतर दशाएं होती हैं। लेकिन यहाँ पर इन तीनों ग्रहों की कोई भी महादशा, कोई भी अंतरदशा, कोई भी प्रत्यंतर दशा नहीं होती है। सो दीज आर अ फ्यू थिंग्स दैट वी हैव टू कीप इन माइंड। कोई आपसे ये नहीं कह सकता कि आपकी नेपट्यून की दशा चल रही है, क्योंकि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। क्योंकि ये जो दशा वाला सिस्टम है ये हमारा विशुद्ध भारतीय सिस्टम है और हम भारतीय सिस्टम में यूरेनस, नेपट्यून और प्लूटो को मानते ही नहीं है। जो भी ग्रह नंगी आंखों से देखे जा सकते हैं, जिनका प्रकाश सीधे हम तक पहुंच सकता है, उन्हीं ग्रहों को हम काउंट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? तो आई होप कि अब इन प्लैनेट्स को लेकर आपका जो कंफ्यूजन है वो दूर हो गया होगा। इन जनरल यूरेनस, नेपट्यून और प्लूटो की जो रीडिंग्स होती है, अगर मैं कर रही हूँ रीडिंग्स खास तौर पे, तो मैं साइन प्लेसमेंट थोड़ा कम देख रही हूँ, हाउस प्लेसमेंट ज़्यादा देखती हूँ, क्योंकि साइन तो लगभग एक पूरी जनरेशन को अफेक्ट कर रहा होता है। तो हाउस प्लेसमेंट देखती हूँ और उसके साथ साथ ही कंजंक्शंस एंड एस्पेक्ट्स को देखती हूँ, क्योंकि वहाँ से थोड़े अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। और ऐसा नहीं है कि इन तीनों को इस्तेमाल करके रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, रिजल्ट्स मिलते हैं। लेकिन अगर आप इन तीनों को अवॉइड करना चाहें ऑल टुगेदर तो कर सकते हैं। जैसे कि किसी भी रेसिपी में कहते हैं ना कि नमक स्वाद अनुसार, तो ठीक वैसे ही अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो कीजिए, नहीं करना चाहें तो नहीं कीजिए। अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा आप लोग जान जाएंगे या यूज़ कर लेंगे तो उसमें कोई बुराई नहीं है। जिज्ञासा होना अच्छी बात है और जिज्ञासा को शांत करना भी बहुत अच्छी बात है। अब इन तीनों प्लैनेट्स के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं ताकि इनके जो बेसिक्स हैं इंडिविजुअल, वो आपको जानने को मिल जाए। सबसे पहला प्लैनेट है यूरेनस। हिंदी में हम इसे कहते हैं अरुण। तो अब ये जो अरुण नाम का ग्रह है या यूरेनस ग्रह है, इसको जोड़कर देखा जाता है आकाश के स्वामी के साथ। इंग्लिश में कहें तो लॉर्ड ऑफ द हेवंस, यानी हमारे ऊपर जो अनंत आकाश है उसका स्वामी कौन है? यूरेनस ग्रह।
यूरेनस ग्रह दिखाता है प्रोग्रेस को, कि हम किस प्रकार से या किन चीज़ों का इस्तेमाल करके आगे बढ़ना चाहते हैं। जैसे कि कोई एक जेनरेशन मान लीजिए हार्डवर्क का इस्तेमाल करके आगे बढ़ना चाहती है और कोई दूसरी जनरेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आगे बढ़ना चाहती है, राइट। तो आप किन टूल्स का इस्तेमाल करके कैसे आगे बढ़ने की सोचते हैं उसको यूरेनस दिखाता है। यूरेनस कभी भी बेड़ियों में बंध कर रहने वाला ग्रह नहीं होता। ये हमेशा पुरानी बेड़ियों को तोड़ना चाहता है और आगे बढ़ना चाहता है। यानी समाज में जो प्रोग्रेस होती है उस प्रोग्रेस के पीछे हम यूरेनस को देख सकते हैं। हालांकि मैं आपको एक बार बता दूं कि समाज में जो भी चेंजेस होते हैं वो हमेशा प्रोग्रेस नहीं होते, लेकिन इन दोनों ही तरह के चेंजेस को यूरेनस से जोड़कर देखा जा सकता है। यूरेनस अगर अच्छे रिजल्ट्स दे रहा हो, अच्छी पोजीशंस में हो, तो फिर वो आपको प्रोग्रेस देता है कि आप आगे बढ़ रहे हैं, आकाश की ओर ऊपर बढ़ रहे हैं, ऐसा आपको प्रोग्रेस देता है। लेकिन अगर यूरेनस आपको नेगेटिव रिजल्ट्स देना शुरू हो जाए तो आप क्या करेंगे? आप अपने सीनियर्स से, अपने एल्डर्स से, आपकी जो कस्टम्स हैं, जो ट्रेडिशंस हैं, उनसे आप दुश्मनी पाल लेते हैं। जिन चीज़ों ने आपको पाल पोस कर बड़ा किया है, जिन फोर्सेस ने आपको पाल पोस कर बड़ा किया है, पेरेंट्स ने, टीचर्स ने, उनके अगेंस्ट हो जाते हो, आप रिबेल करना चाहते हो और कई बार रिबेल करने के चक्कर में हम गलत संगति में भी फंस जाते हैं। तो यूरेनस यही दोनों तरह के रिजल्ट्स आपको दे सकता है। अगर अच्छे तरीके से देगा तो आपकी प्रोग्रेस करवाएगा, और अगर खराब तरीके से देगा तो फिर वो आपको रिबेल करवाएगा, लेकिन रिबेल का कोई इवेंचुअली जो रिजल्ट है वो निकल कर नहीं आएगा। सो इवेंचुअली कोई भी अगर हम पुरानी बेड़ी को तोड़ते हैं, किसी पुरानी रूढ़ी को या कस्टम को तोड़ते हैं, तो उसका जो हासिल है वो पॉजिटिव होना चाहिए। अगर वो हासिल पॉजिटिव है तो यूरेनस आपको ऊपर आकाश की ओर ले जा रहा है, अन्यथा आपको नीचे की ओर धकेल रहा होता है। ये ग्रह किसी भी साइन में 7 साल बिताता है, यानी कि आपके भाई बहनों के, आपके क्लासमेट्स के, और ज़्यादातर लोग जो आपके साथ आपके ऑफिस में काम कर रहे होते हैं, आप ही के सिमिलर पोजीशंस में होते हैं, आपके जो स्पाउस होते हैं इन जनरल, उनका और आपका यूरेनस एक ही साइन में होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, राइट। हाँ, अगर आप दोनों में एक ही साल का फ़र्क है और यूरेनस ने उसी साल में साइन चेंज किया है तब तो ऑब्वियसली कुछ नहीं कर सकते, बट इन जनरल 7 साल के अंदर ये चेंज करता है। तो आपसे 2-3 साल बड़े, आपसे 2-3 साल छोटे लोग, इनका यूरेनस सेम ही जगह होता है। तो हम कहते थे ना फेसबुक जेनरेशन, ट्विटर जेनरेशन, अब आ गई आपकी इंस्टाग्राम जेनरेशन, स्नैपचैट जेनरेशन, ये टिकटॉक जेनरेशन। तो ये सारी जो जेनरेशन्स हैं इनको आप किसी ना किसी तरीके से यूरेनस से जोड़कर भी देख सकते हैं, अगर आसानी से समझना चाहते हैं तो, राइट। क्योंकि हर कुछ सालों में जिस माध्यम से हम अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं वो माध्यम बदल रहा है, राइट। तो उस बदलते हुए माध्यम को जो प्रोग्रेस कर रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, जिससे हमें ज़्यादा एंटरटेनमेंट मिल रहा है, ज़्यादा कंटेंट मिल रहा है, वो सारी चीज़ें यूरेनस के साथ जुड़ी हुई होती हैं। यूँ कहा जाता है कि यूरेनस कुंभ राशि का स्वामी होता है। तो अगर आप वैदिक प्लस वेस्टर्न को यूज़ करेंगे तो कुंभ राशि के आपको 3 स्वामी मिल जाएंगे। एक तो आपको मिलेगा सैटर्न, दूसरा आपको मिलेगा राहु, और तीसरा आपको मिल गया यूरेनस। शायद यही वजह होती है कि कुंभ कितनी यूनिक राशि होती है, मतलब कुंभ जैसा कोई नहीं, ट्रस्ट मी। इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मेरी राशि है, बट इट इज़ अ वेरी यूनिक राशि नॉनदलेस। तो इसे कुंभ राशि का स्वामी माना जाता है। बड़ा ही एक शब्द मैंने पढ़ा था, इलेक्ट्रीफाइंग। तो इलेक्ट्रीफाइंग प्रेजेंस होती है, जो भी चीज़ें होती है थोड़ी सडन होती है, क्विकली होती है, तेज़ी के साथ होती है यूरेनस के साथ। यूरेनस धीमी चाल पसंद नहीं करता। यूँ तो ये प्लैनेट काफ़ी दूर है तो 7 साल लगाता है एक ही साइन में, लेकिन ये धीमा प्लैनेट नहीं है, ये तेज़ी से चीज़ें करने वाला प्लैनेट है। इट वॉन्ट्स थिंग्स टू गेट डन क्विकली। और यही वजह होती है कि ट्रांसेंडेंटल प्लैनेट्स की जो लिस्ट होती है 3 प्लैनेट्स की, उसमें हम इसे मरकरी के साथ कनेक्ट करके देखते हैं। यानी कि जिस तरीके के रिजल्ट्स मरकरी दे सकता है उसी को अगर हम थोड़ा बढ़ा दें तो हमें यूरेनस जैसा प्लैनेट देखने को मिलता है, जो कि क्विक रिजल्ट्स देता है हर चीज़ के और आगे ही आगे बढ़ने के बारे में सोचता है। मरकरी भी कुमार ग्रह है, आप जानते हैं, वो अपने एल्डर से, अपने सीनियर से आगे बढ़ने के बारे में सोचता है, नई चीज़ें करने के बारे में सोचता है। ठीक वैसे ही यूरेनस भी नई चीज़ें करना चाहता है, नई चीज़ें एक्सपीरियंस करना चाहता है, और पुराने सड़े गले विचारों में, पुराने सड़े गले सिस्टम्स में जीना नहीं चाहता है। वो अलग बात होती है दैट व्हेन यूरेनस चेंजेस साइन,
उस समय पर थोड़े बहुत चेंजेस टेक्नोलॉजी में अपने आसपास की देखने में आपको ज़रूर मिलते हैं। तो राहु के साथ साथ अगर आप किसी प्लैनेट को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़कर देखना चाहते हैं, या मरकरी के साथ साथ किसी प्लैनेट को टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ जोड़कर देखना चाहते हैं, तो वो प्लैनेट बन सकता है यूरेनस यानी कि अरुण। एक बात और बता दूं, इस प्लैनेट को शॉक फैक्टर बड़ा अच्छा लगता है। तो याद कीजिए हिप्पी जो मूवमेंट है, राइट, इट इज शॉकिंग द सिस्टम दैट वी आर लिविंग इन। पूरी दुनिया काम कर रही है, 9 to 5 में जा रही है, हिप्पीज अलग ही जा रहे हैं। इसके अलावा जैसे जो एक रॉक या पंक मूवमेंट्स हैं, सब कल्चर्स हैं, उनको भी यूरेनस जन्म दे सकता है, क्योंकि इसे शॉक फैक्टर बड़ा पसंद है, इसे एक्साइटमेंट बड़ी पसंद है, स्पेशली विद यंग पीपल, यंगर पीपल। तो यहाँ पर ये चीज़ें भी देखने में आती है, इनोवेट करना, प्रोग्रेस करना आगे, और पुरानी चीज़ों से दूर भाग जाना, वो यूरेनस को बहुत पसंद है। अब बात कर लेते हैं नेपट्यून की। नेपट्यून को हिंदी में वरुण कहते हैं, और इसे महासागर या सागर का देवता माना जाता है, या सागर का स्वामी माना जाता है। यानी कि जो भी सेलेस्टियल वाटर्स है, नॉट रियली द पानी जो हमारी पृथ्वी पे मिलता है वो वाले सागर नहीं, जो सेलेस्टियल वाटर्स है उनकी बात हो रही है, उनका जो स्वामी है वो कौन है? नेपट्यून। अब नेपट्यून बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा प्लैनेट है। ये चीज़ों को डिसॉल्व कर देता है, आपकी आइडेंटिटी को डिसॉल्व कर देता है, आपकी जो सोच है उसे डिसॉल्व कर देता है, आपके जो आइडियाज़ हैं उन्हें डिसॉल्व कर देता है, यहाँ तक कि आपके अंदर की जो मैं है उस तक को ये डिसॉल्व करने की क्षमता रखता है। अगर नेपट्यून बहुत ही अच्छे रिजल्ट दे रहा हो तो आपको काफ़ी अट्रैक्टिव भी बना सकता है, सो इट कैन मेक यू रियली अट्रैक्टिव। यही वजह होती है कि इसे वीनस के साथ जोड़कर देखते हैं, यानी कि पर्सनल प्लैनेट वीनस एंड ट्रांसेंडेंटल प्लैनेट नेपट्यून, इन दोनों को एक दूसरे का हमशक्ल माना जाता है, लेकिन नेपट्यून की पावर थोड़ी ज़्यादा मानी जाती है। ओके, और नेपट्यून की खास बात क्या होती है कि ये इल्यूजन्स या भ्रम पैदा करता है। ठीक है, अब ये जो भ्रम पैदा करता है उसे पॉजिटिवली भी देख सकते हैं और नेगेटिवली भी देख सकते हैं। पॉजिटिवली कैसे देख सकते हैं? सिनेमा, आर्ट, थिएटर, जो एक्टर्स हैं या डायरेक्टर हैं, क्या वो मैं बन के काम कर रहे हैं एक्टर्स? उसमें नहीं ना, कोई भी एक्टर एज हिमसेल्फ तो नहीं आता, वो एक कैरेक्टर में आता है, वो एक कैरेक्टर को जी रहा होता है, और आपको ये यकीन दिलाता है कि ये वो एक्टर नहीं है, दरअसल वो कैरेक्टर है। तो ये भी एक तरह का इल्यूजन है, एक तरह का भ्रम है। चलचित्र ये वर्चुअल है, आपको तो लगता है ना आपके सामने चीज़ें हो रही हैं, लेकिन असल में सामने नहीं हो रही होती। असल में उन्हें कहीं शूट किया जाता है, फिर एडिट किया जाता है, फिर डब किया जाता है, फिर पीछे बैकग्राउंड स्कोर देते हैं, फिर कहीं पोस्ट प्रोडक्शन पूरा होता है, तब जाके आपको वो चीज़ मिलती है, लेकिन ऐसा लगता है कि आंखों के सामने हो रही है। तो वो भी अपने आप में क्या है? एक भ्रम है, एक इल्यूजन है। तो वैसे ही थिएटर एक इल्यूजन है, जादू के खेल एक इल्यूजन है, राइट। और अगर ये बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट दे तो ये आपको आध्यात्म यानी स्पिरिचुअलिटी की दुनिया में भी ले जा सकता है। अगर आपका 12वां हाउस जो है वो बहुत मजबूत है, इन दैट केस नेपट्यून आपको साइकिक जो डेवलपमेंट्स होती हैं वो भी देख सकता है, आपको पूर्वाभास होने शुरू होते हैं, आपको सपनों की दुनिया आपकी काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। आपको याद होगा कुछ समय पहले मैंने एक शॉर्ट अपलोड किया था जुपिटर और नेपट्यून के कंजंक्शन का। जब जुपिटर पाइसिस राशि में एंटर कर रहा था उस समय पर जुपिटर और नेपट्यून का कंजंक्शन हुआ था, और मैंने आपको तब बताया था कि ये कंजंक्शन आपने सपनों को बढ़ा देगा, और वो सपने आपको आने वाले समय के बारे में आपको पूर्वाभास देंगे, या आने वाले समय के बारे में आपको एक सूचना कह लीजिए या वार्निंग कह लीजिए, या फिर एक एक आइडिया देंगे कि आपका आने वाला समय कैसा होने वाला है। क्योंकि जुपिटर एक ऐसा ग्रह है जो कि लक को बढ़ाता है, राइट, और ये भी आपको सौंदर्य दे सकता है, आपको लक दे सकता है, आपके जीवन में धन धान्य बढ़ा सकता है, और स्पिरिचुअलिटी, भगवान पर जो आस्था होती है उसको भी जुपिटर देखता है। और नेपट्यून ड्रीमीनेस, स्वप्न लोक, ऐसा लोक जहाँ पर कुछ भी सच नहीं है, राइट। ये जो भौतिक दुनिया है, उस भौतिक दुनिया के जो परे की चीज़ है उसको ये कंट्रोल करता है। तो आपके सपने हो गए, आपको जो पूर्वाभास होते हैं, आपको जो फ्लैशेस आते हैं आंखों के सामने, या फिर आप ध्यान में होते हैं, मेडिटेशन में होते हैं, उस समय आपको जो चीज़ें नज़र आती हैं वो सारी चीज़ों को हम नेपट्यून के साथ जोड़कर देख सकते हैं। और इसके अलावा जो भौतिक स्वरूप होता है इसका, भौतिक रूप से हम खूबसूरती, अट्रैक्टिवनेस, क्योंकि वीनस के साथ जुड़ता है ना,
तो उसके साथ देख सकते हैं। अगर हम राशियों की बात करें तो राशियों में नेपट्यून को पाइसिस यानी कि मीन राशि के साथ जोड़कर देखा जाता है। मीन राशि 12वें घर की नैसर्गिक राशि होती है, इसे याद रखिएगा। और 12वां घर कौन सा होता है? बेड प्लेजर्स का भी होता है, नींद का भी होता है, आइसोलेशन का भी होता है, और साथ ही साथ वट एवर इज बियॉन्ड नॉर्मल उसका भी घर 12वां ही होता है। जब नेपट्यून अच्छे रिजल्ट देता है तो अनडाउटेडली यू बिकम द मास्टर ऑफ इल्यूशंस। आप मेकअप आर्टिस्ट बहुत अच्छे बन सकते हो, आप कॉस्ट्यूम डिजाइनर बहुत अच्छे बन सकते हो, आप एक्टर भी अच्छे बन सकते हो। बट अगर ये आपको बुरे रिजल्ट्स देने लगे तो फिर क्या होता है? आप ये जो भौतिक दुनिया है उसको छोड़कर भागना चाहते हो। एस्केपिज्म आपके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जब एस्केपिज्म बढ़ जाता है तो लोग शराब, सिगरेट, इस तरह की चीज़ों की तरफ भागने लगते हैं, बिकॉज इट वॉन्ट टू गो अवे फ्रॉम द वर्ल्ड। ये दुनिया में रहकर दुनिया को नहीं भोगना चाहते, ये दुनिया से भागना चाहते हैं। तो भोग नहीं है, भागना है यहाँ पर। सो नेपट्यून जब गलत रिजल्ट्स देता है या गलत कंजंक्शंस में होता है तो ऐसे भी रिजल्ट्स दे सकता है आप लोगों को। इफ़ यू आर एक्सट्रीमली अल्कोहलिक तो आपको एक बार ही नेपट्यून का अपना जो पोजीशन है उसे ज़रूर देख लेना चाहिए। मे बी इट इज़ ट्राइंग टू टेल यू समथिंग, राइट? स्पेशली व्हेन नेपट्यून इज इन पाइसिस। पाइसिस मून जो होते हैं दे आर वेरी वेरी प्रोन टू बिकमिंग अल्कोहलिक्स। स्कॉर्पियो मून्स स्पेशली, हाँ, स्कॉर्पियो मून अगर हो तो भी आप में अल्कोहलिक बनने की टेंडेंसी दूसरों से ज़्यादा होती है। तो पाइसिस में थोड़े आप अग्रेसिव हो सकते हैं आफ्टर कंज्यूमिंग अल्कोहल, और स्कॉर्पियो में थोड़े आप देवदास टाइप बन सकते हैं। तो ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, आप भी इसे देखिए। क्या आपने भी ऐसा महसूस किया है? और एक चार्ट नहीं देखना, खूब सारे चार्ट देखिए, 100-150 चार्ट देखिए, तब मुझे बताइए कि भाई क्या ये वाकई वैसे रिजल्ट्स दे रहा है जैसे मैंने एक्सपीरियंस किए हैं। फिर हम एक दूसरे की नॉलेज को ऑब्वियसली एक साथ मिला के शेयर कर सकते हैं। दैट इज हाउ थिंग्स वर्क। ठीक, अब आखिरी ग्रह जिसे कहते हैं प्लूटो, हिंदी में इसे कहा जाता है यम। यम को स्वामी माना जाता है पाताल लोक यानी कि अंडरवर्ल्ड का, यानी वो चीज़ें जो इस धरती के नीचे चल रही हैं। अब भौतिक रूप में तो धरती के नीचे की चीज़ें, लेकिन अगर आप एनलाइटेंड रूप से इसे देखेंगे, यानी उसका असली मतलब है उससे देखेंगे, तो जो भी हमने भौतिक व्यवस्था कायम कर रखी है उसके नीचे क्या चल रहा है वो, तो जो समाज की अंडर बेली जिसे कहते हैं ना, वो प्लूटो दिखाता है, राइट? तो ये क्राइम्स को भी दिखा सकता है, अंडर कवर मिशंस को भी दिखा सकता है, स्पाइस को दिखा सकता है, स्पाइंग को दिखा सकता है। इसके साथ साथ ही ये दिखा सकता है उन चीज़ों को जिन पर हम या तो ध्यान देते नहीं हैं या ध्यान देना नहीं चाहते, राइट? सो तामसिक जो चीज़ें होती हैं उनको ये दिखाता है। इसका संबंध माना जाता है स्कॉर्पियो राशि से, जो कि नैसर्गिक रूप से 8वें भाव की राशि होती है। इसीलिए प्लूटो का कनेक्शन भी किसके साथ माना जाता है? इसका कनेक्शन माना जाता है आपके 8वें घर के साथ, जो कि दिखाता है डेथ एंड रीबर्थ, यानी कि किसी इंसान की डेथ तो है ही है, ऑब्वियसली डरिए मत, लेकिन आइडियाज़ की डेथ, रिलेशनशिप्स की डेथ, ओके, या फिर आपके सोच की डेथ, आप क्या थे पहले और अब क्या हो गए हैं उसकी डेथ। तो डेथ के साथ साथ रीबर्थ को भी प्लूटो नाम का ये प्लैनेट दिखाता है। प्लूटो की एक खास बात ये होती है कि यहाँ जो भी होता है ना, सडन होता है, एकदम से होता है। तो यूरेनस के साथ भी चीज़ें सडन होती है। अर्थक्वेक के साथ यानी भूकंप के साथ यूरेनस को जोड़ के देखते हैं तो भूकंप भी एकदम से आते हैं, बट यू कैन रियली मॉनिटर दोज थिंग्स। बट जहाँ प्लूटो की बात होती है वहाँ चीज़ों को मॉनिटर ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे डीप सबकॉन्शियस की बात कर रहा होता है या हमारे अनकॉन्शियस ब्रेन की बात कर रहा होता है। ऐसी चीज़ें, ऐसी यादें, ऐसी बातें या हमारी पर्सनालिटी के वो ट्रेट्स जो हमारे भीतर दबे हुए होते हैं, जिनके बीज हमारे अंदर होते हैं और जो सही समय मिलने पर अचानक से अंकुरित हो जाते हैं। मैं जब भी रीडिंग्स करती हूँ चार्ट्स की, तो ऑब्वियसली यू नो कि मैं माइंड, बॉडी, सोल, पर्सनालिटी टाइप्स पर बहुत ज़्यादा फोकस करती हूँ, तो मैं शुरुआत हमेशा वहीं से करती हूँ। तो जब हम लोगों से बात कर रहे होते हैं, उन्हें धीरे धीरे बता रहे होते हैं कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, तो 80% ऑफ द टाइम पीपल आर लाइक हाँ ये सच है। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है वो कहते हैं कि नहीं, ये तो मेरे साथ अभी हुआ ही नहीं। दरअसल इट्स नॉट अबाउट हुआ ही नहीं, इट्स अबाउट आपके अंदर अभी भी किस चीज़ के बीज हैं जो समय आने पर अंकुरित हो सकते हैं। आप प्रेम में या शादी में कैसा बिहेव करेंगे, ये तो हम तभी जानेंगे ना जब आप प्रेम में होंगे या शादी में होंगे, राइट? तो जब तक आप उस सिचुएशन में होंगे ही नहीं, तब तक आपको कैसे मालूम चलेगा कि आपने वहाँ पर जाकर ऐसे बिहेव करना है? या जब तक आपके ऊपर डेंजर ही नहीं आएगा, आपको कैसे मालूम चलेगा कि आपका फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स आपको फ्लाइट करने को कहता है यानी भागने को कहता है, या फाइट करने को कहता है या लड़ने को कहता है?
ये सारे के सारे बीज हमारे अंदर होते हैं। तो जो सबसे गहराई में हमारे मन के किसी अंधेरे कोने में छुपे हुए बीज होते हैं हमारी पर्सनालिटी के, जो कि समय मिलने पर बाहर आ सकते हैं एकदम से, वो सारे बीजों को प्लूटो दिखाता है, राइट। एंड दीज कैन बी पॉजिटिव एज वेल, जैसे ब्रेवरी, करेज। जैसे मान लीजिए अचानक ही आपने किसी को डूबते हुए देखा किसी नदी में, तो आपके अंदर से एक ऊर्जा आती है और वो आपसे कहती है कि जाओ तुम भी कूदो और उसे बचाओ। तो ये जो ऊर्जा होती है वो कहाँ से आती है? वो यही प्लूटो से आती है, फ्रॉम द ग्रेट अंडरवर्ल्ड, फ्रॉम द ग्रेट अंडरबेली, राइट। ये वहाँ से आती है, फ्रॉम द डीप 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 सबकॉन्शियस और द अनकॉन्शियस, ये वहाँ से आती है, राइट। आपको नहीं पता, आपको नहीं मालूम था कि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी को डूबने से बचाएंगे या नहीं बचाएंगे, लेकिन जब आपने सामने वो चीज़ होते हुए देखी तो आपके अंदर वो कौंध भरा एंड यू डिड इट। तो ये पॉजिटिवली भी हो सकता है और यही चीज़ को हम नेगेटिवली भी देख सकते हैं। नेगेटिवली क्या क्या इसके रिपरकशंस होते हैं वो मैं डिस्कस नहीं करना चाहती, बट येस यू आर स्मार्ट इनफ टू नो कि मैं क्या कह रही हूँ। अचानक से जो प्रोवोकेशंस होते हैं उसमें आदमी क्या कर बैठता है वो खुद भी नहीं जानता है। उसके अपने बारे में जो विचार होते हैं और जो डीप उसके अनकॉन्शियस ब्रेन में जो बीज होते हैं वो कब अंकुरित होंगे, कैसे अंकुरित होंगे, किस समय पर अंकुरित होंगे, ये आप भी नहीं जानते, राइट। सो अंदर से कोई भावना आना बिल्कुल डीप फ्रॉम योर हार्ट, वो प्लूटो गवर्न करता है। एंड वट एवर हैपन्स विद प्लूटो हैपन्स ऑल ऑफ अ सडन। और दूसरी बात यह है कि ये जब भी सडनली होगा इट विल ब्रेक समथिंग, ओके। तो अब आप करेज वाले एग्जाम्पल में ले लीजिए, आपने किसी को डूबते हुए देखा तो आप भी नदी में कूद गए, तो उसने आपको आपके डीप सबकॉन्शियस से एक चीज़ निकाल के दी, करेज, दैट यू गो देयर एंड यू सेव समबडी। लेकिन इसके साथ साथ ही उसने कुछ तोड़ा भी। तोड़ा क्या? आपका इल्यूजन, तोड़ा आपका सेल्फ प्रिजर्वेशन, क्योंकि इंसान या कोई भी जीव सबसे पहले सेल्फ प्रिजर्वेशन की बात करता है कि मैं खुद को बचा लूँ, राइट। लेकिन जब उसके अपने होते हैं तब वो सेल्फ प्रिजर्वेशन की बात नहीं करता। और तब क्या हो? जब एकदम स्ट्रेंजर हो तब सेल्फ प्रिजर्वेशन की जो आदत है वो टूटती है एंड डीप समथिंग कम्स इनसाइड एंड यू सेव पीपल। आप कोई भी एक्ट ऑफ ब्रेवरी देख लीजिए, कोई भी उठा के, दे आर वेरी नॉर्मल पीपल, वेरी एवरेज पीपल, लेकिन उनके सामने एक चीज़ आई और उनके मन से एक आवाज़ निकली एंड दे डिड दोज थिंग्स। उन्होंने सोचा नहीं, उन्होंने समझा नहीं, जाना नहीं, बस कर दिया। और इसी वजह से, आठवें घर की वजह से, प्लूटो की इन्हीं टेंडेंसीज की वजह से, यही प्रोटेक्शन, यही डिफेंस, यही अटैक और यही ब्रेकिंग थिंग्स की वजह से जोड़ के देखा जाता है मार्स के साथ, यानी कि मंगल ग्रह के साथ। तो मंगल ग्रह के एट्रीब्यूट्स को अगर आप थोड़ा सा ऊंचा कर दें, थोड़ा बढ़ा दें और उसको बढ़ाने के बाद दिल के किसी कोने में जाकर छुपा दें, तो वो हो जाता है प्लूटो ग्रह। तो अब हमने यूरेनस, नेपट्यून और प्लूटो ये कैसे ग्रह थे इनके बारे में हमने बेसिक समझ लिए हैं। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा, वैदिक एस्ट्रोलॉजी या भारतीय एस्ट्रोलॉजी में इन तीनों ग्रहों को कंसिडर करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इनके बिना भी आप अच्छी प्रेडिक्शंस दे सकते हैं और बहुत सटीक प्रेडिक्शंस दे सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरी तरह माइंड, बॉडी, पर्सनालिटी टाइप्स जैसी चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, या फिर अगर आप वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में भी थोड़ा इंटरेस्ट लेते हैं और सीखना चाहते हैं, तो फिर यूरेनस, नेपट्यून और प्लूटो के बारे में सीखने में कोई बुराई नहीं है। आप उन्हें सीख भी सकते हैं और जो भी चार्ट्स आप देख रहे हैं उनमें अप्लाई करके भी देख सकते हैं। याद रखिए, नए प्लैनेट्स हैं तो आप जब इन्हें अप्लाई कर रहे हो तो माइंड अपना एकदम क्लियर रखिएगा। माइंड में कोई भी ग्रंथि मत बिठा लीजिएगा कि ये तो ऐसा ही है, ये तो नया ग्रह है, ये खराब है, ऐसा नहीं करना है। अगर आप उसे इस्तेमाल कर रहे हैं तो ढंग से, प्रेम पूर्वक और पूरी केयरफुलनेस के साथ आप उसे इस्तेमाल कीजिए और माइंड को एकदम ओपन रखिए, ठीक है। और तब आप उसमें प्रेडिक्शन देने की कोशिश कीजिए। अगर आप प्रेडिक्शन दे ही रहे हैं, अगर आप चाहते ही हैं, एक तो लर्निंग वाली चीज़ होगी कि मैं इनके बारे में सीखना चाहती हूँ या सीखना चाहता हूँ, और एक होगी प्रेडिक्शन देना है। तो अगर आप प्रेडिक्शन देने की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारे जो नवग्रह हैं ना, उन्हीं के थ्रू आप प्रेडिक्शन देखिए, उन्हीं के थ्रू प्रेडिक्ट करिए। और प्रेडिक्शन कर चुकने के बाद पहले 100, 150, 300, 400 कुंडलियों को उठाइए, उनमें आप यूरेनस, नेपट्यून और प्लूटो को स्टडी कीजिए, एस्पेक्ट स्टडी कीजिए, कंजंक्शन स्टडी कीजिए, हाउस प्लेसमेंट स्टडी कीजिए। उसके बाद आपके भी अपने कुछ विचार बनेंगे इन तीनों ग्रहों के बारे में। जब वो विचार आपके अच्छे से फॉर्म हो जाएं तो दूसरे लोगों के साथ मिलकर उन्हें शेयर कीजिए एंड वो शेयरिंग करने के बाद ही आप इन्हें प्रॉपर प्रेडिक्शंस में इस्तेमाल कीजिए। खैर, ये तो आप किसी भी ग्रह के साथ कीजिए,
ठीक है। तो ऐसा नहीं कि मैंने अपनी कुंडली देखी है, मेरी कुंडली में तो ऐसा है, आप जो कह रही हैं वो तो गलत है, मेरी कुंडली तो कुछ और बताती है, मैंने फलाना चीज़ पढ़ी है, मैंने फलाना टेक्स्ट पढ़ा है, ऐसे नहीं है। इफ़ यू रियली वांट टू गिव प्रिडिक्शंस अबाउट समथिंग, इफ़ यू रियली वांट टू नो द ओवर आर्किंग नैरेटिव्स अबाउट समथिंग, तो 200, 250, 300 कुंडली तो कम से कम देख लीजिए, और वो कुंडलियाँ देखने के बाद ही आप किसी प्लैनेट के बारे में किसी नतीजे पर पहुंचिए। सिर्फ मेरी पर्टिकुलर कुंडली में ये प्लैनेट ऐसे काम नहीं कर रहा है या ऐसे काम कर रहा है, सो एवरीथिंग इज रॉन्ग, ये कहना गलत होता है, राइट। इनफैक्ट 300 कुंडलियां देख के भी आप पूरे संसार की कुंडलियों का अंदाजा नहीं लगा सकते। प्लैनेट्स वर्क इन रियली स्ट्रेंज वेज, ओके। लेकिन उसके बावजूद भी आपको एक नैरेटिव फॉर्म होना शुरू हो जाता है। तो जब वो नैरेटिव आपका फॉर्म होने लगे, तभी जाकर आप प्रिडिक्शंस में यूरेनस, नेपट्यून और प्लूटो का इस्तेमाल कीजिए। ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए एडवाइस है। बाकी जहाँ तक बात रही ना इस्तेमाल करने की, करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए, नहीं करना चाहते तो बिल्कुल मत कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, एवरीथिंग इज ओके, ओके। सो इफ यू वांट टू लर्न, कीप लर्निंग। और अगर आप यूरेनस, नेपट्यून और प्लूटो के बारे में और भी ज़्यादा जानना चाहते हैं, बहुत डिटेल में जानना चाहते हैं, और ये भी चाहते हैं कि मैं हाउसेज में ये कैसे काम करते हैं उनके बारे में और बात करूं, या फिर मेरी जो पर्सनल रिसर्च है इन तीनों प्लैनेट्स के बारे में वो आप लोगों के साथ इन डेप्थ शेयर करूं, तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। आई विल बी ग्लैड टू हियर योर फीडबैक। ऑफ कोर्स दिमाग खुला रखिए, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।